सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पहली बात तो यह है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उसके बारे में हमारे को बहुत कुछ नहीं पता। हम दुनिया के बाहर स्पेस में जा चुके हैं, मगर ज़मीन के नीचे हम नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो एक तो उसका रेडियस काफ़ी बड़ा है। अब रेडियस क्या होता है? अगर आप एक सर्कल बनाया या कंपास से, तो आपको पता होगा कि रेडियस क्या है ना? जब कंपास में आप जितना डिस्टेंस लेते हैं और उससे गोला घुमाते हैं, और जब वो गोल घूम के पूरा गोला बन जाता है, तो वो जो गैप आपने लिया था वो उसका रेडियस होता है। मतलब अगर अर्थ के बीच तक जाना है, पार नहीं करना, बीच तक जाना है, बिल्कुल सेंटर कोर तक अगर आपको जाना है, तो अर्थ का रेडियस है 6370 किलोमीटर्स। अब डायरेक्ट सोर्सेज हमारी क्या हैं? डायरेक्ट सोर्सेज जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उनको कहते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्स है गोल्ड माइन इन अफ्रीका, जो कितने किलोमीटर डीप है? 3 से 4 किलोमीटर। जब मैं सेंट थॉमस स्कूल जाता हूँ तो मेरे को 15 किलोमीटर का आना जाने का डिस्टेंस हो जाता है डेली। मगर हम कितना नीचे गए हैं जमीन के? सिर्फ 4 किलोमीटर। मतलब उसके नीचे हम जा नहीं पाते क्योंकि इट बिकम्स वेरी हॉट एज इट इज रिटन। ठीक है। साइंटिस्ट ने डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया। ड्रिलिंग की गई कोला इन आर्कटिक ओशन में, और वो 12 किलोमीटर तक चली गई। उसके आगे हम वहां पर भी नहीं जा पाए। मतलब 12 किलोमीटर जितना डिस्टेंस मैं रोज डेली कवर कर लेता हूँ स्कूल जाने में, उससे कम। ठीक है। और अर्थ का रेडियस ही 6370 किलोमीटर है। एक और डायरेक्ट सोर्स है कि जब वोल्केनो फटता है तो उसमें से कुछ मटेरियल बाहर निकलता है। तो जो वोल्केनिक मटेरियल बाहर निकलता है वो भी एक डायरेक्ट सोर्स हो गई। वो जो वोल्केनो का मटेरियल जब बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्मा। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? मैग्मा। फिर उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज आती हैं। डायरेक्ट सोर्सेज में आप डायरेक्टली उस चीज को हैंडल करते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज में आप उसको टच नहीं करते। तो अब हमारे पास कौन कौन सी इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं? वो हम टेम्परेचर से, प्रेशर से पता लगा लेते हैं कि अर्थ अंदर कैसा बना हुआ है। जब अर्थ के ऊपर बाहर से कुछ मीटियोर्स गिरते हैं, तो जब तक वो अर्थ पे रीच करते हैं, ज्यादातर तो उनका ऊपर की लेयर जल जाती है। आपने सुना होगा ना, मीटियोर्स गिरते हैं। तो जब मीटियोर्स गिरते हैं तो वो ऊपर की लेयर उनकी जल जाती है, और जब नीचे जाके वो पहुंचते हैं तो उनका इंटीरियर पार्ट ही आके टकराता है, अर्थ को अगर टकराता है, या तो पूरा ही बर्न आउट हो जाता है मीटियोर। तो अगर कुछ पार्ट टकराता है तो उस मीटियोर को लोग स्टडी करते हैं, और अगर कहीं मीटियोर मिल जाए और उसको स्टडी करके उनको पता लगता है कि इसके अंदर क्या मिनरल्स पाए जाते हैं। अदर इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या हैं? 3 अदर इनडायरेक्ट सोर्सेस जो हैं वो है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटीज। हमने क्या देखा था कि कल की क्लास में हमने ये देखा था कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। हुँ? और वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज़्यादा स्ट्रांग है। और हमारे को ये भी नॉलेज है कि वो जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। नॉर्थ और साउथ दो उसके एंड पॉइंट्स हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर अर्थ क्योंकि बल्ज करता है तो इक्वेटर पे उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो ग्रेविटेशनल एनॉमलीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। लास्ट क्लास में वी वर नॉट एबल टू डिस्कस दिस कि ग्रेविटेशनल एनॉमलीज क्या होती हैं।
क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्रेविटी आनी चाहिए, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और इक्वेटर पे जाके कम हो जानी चाहिए। मगर आजकल हमने क्या देखा है कि एक जोग्राफर, एक जियोलॉजिस्ट हिमालयस को जब पढ़ रहा था, तो उसने देखा था कि ग्रेविटी में एनॉमलीज आ रही है। उसने क्या देखा? ग्रेविटी में अनॉमलीज आ रही हैं। उनको कहते हैं ग्रेविटेशनल अनॉमलीज। तो ग्रेविटेशनल अनॉमलीज जब उसने देखा, तो उसने कहा यार ये ग्रेविटेशनल अनॉमलीज क्यों आ रही हैं? तो उसने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी की थ्योरी बुक में आपके मेंशन नहीं है, मगर उस थ्योरी में उसने कहा कि जो माउंटेन्स होते हैं इनके पास एक रूट्स होती हैं जो जमीन के नीचे हैं। तो उस चीज को उसने ग्रेविटेशनल एनॉमली के कॉन्सेप्ट से समझाया। तो तब हमें पता लगा कि माउंटेन्स उतने ही नहीं है जितने हमें दिखते हैं, वो उससे ज्यादा डीप है। Magnetic survey also provides information about distribution of magnetic material in the crustal portion, thus provide information about the distribution of minerals in this part. तो मैग्नेट जहां पर ज्यादा होता है तो अर्थ दूसरे तरीके से बिहेव करने लगता है। कहीं पर मैग्नेट होगा तो स्लोप के ऊपर चलने लगेगी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी जो है वो किसकी बनी हुई है, वो स्टीप स्लोप पे ऊपर चढ़ने लगेगी। लेह लद्दाख के पास एक जगह है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक हिल, तो वहां पर गाड़ी जो है वो ऊपर को चलने लगती है, अप हिल। क्यों? क्योंकि मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप उसको न्यूट्रल पे कर दीजिए और गाड़ी जो है वो ऊपर को चढ़ रही है, क्योंकि जबकि न्यूट्रल पे गाड़ी को नीचे जाना चाहिए, मगर वो अप द स्लोप जा रही है। वाई? बिकॉज वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो क्या कह रहा है, magnetic survey also provides information about the distribution of magnetic material in the crustal portion, thus providing information about the distribution of material in the part। तो मैंने इसके एग्जांपल दिया मैग्नेटिक हिल का। और मैग्नेटिक सर्वे जो है, और इवन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आप देखें, जब एक वॉल्केनो फटता है, अब ये भी बुक में नहीं लिखा है, आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा इस जगह पे। जब वॉल्केनो का कुछ मटेरियल फटता है ना, कोई भी मटेरियल निकलता है, तो उसके अंदर लोहा भी निकलता है। तो जब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी जो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बोला था अर्थ जो है उसके अंदर एक मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ है और एक साउथ है। वो हमारे जोग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास है, सेम नहीं है। तो जब भी एक वॉल्केनिक मटेरियल फटता है, तो जब वो सॉलिडिफाई होता है, तो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अलाइन हो जाता है। आयरन, जिसका आयरन कंटेंट है, वो आयरन जो है वो उसमें क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। तो ये हमारे को आ गया कंसेप्ट। सिस्मिक वेव्स के बारे में अभी वो आगे पढ़ाएगा, तो उसको हम देखेंगे फर्दर। व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अब अर्थ क्यों शेक करता है? क्या होता है कि अर्थ जो ना वो प्लेट्स में डिवाइडेड है। वो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगी, चैप्टर नेक्स्ट भी नहीं, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि अर्थ जो है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो एक लिक्विड एस्थीनोस के ऊपर, स्फेयर के ऊपर मूव कर रही हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं, इनके अंदर ये एक दूसरे से कैसे चिपकी हुई हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं? तो वो है प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। मगर कभी कभी ये फ्रिक्शन जो है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्लेट्स के नीचे हो जाती हैं, जिसके हमारे प्लेट्स अपनी जगह से मूव कर जाती हैं। और जब भी वो मूव करती हैं तो अर्थ हिल जाता है, और उस हिलने को अर्थक्वेक कहते हैं। तो शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स में बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, मगर लोग कहते हैं इट इज नॉट अर्थक्वेक दैट किल्स द पीपल, इट इज द बिल्डिंग्स
दैट किल द पीपल। तो जो अगर हम बिल्डिंग अच्छी बनाए तो हम हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वाई डज द अर्थ शेक? तो अर्थ क्यों शेक करता है उसको वो समझा रहा है। वो कह रहा है द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट, द फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स, द रॉक्स अलोंग द फॉल्ट टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो रॉक्स होती हैं वो अपनी जगह से मूव कर जाती हैं। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक इज एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जहां से एनर्जी निकल रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, राइट। और उस जगह के एकदम ऊपर जो जगह होती है उसे हम कहते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर मतलब उसके एकदम अप जो पॉइंट है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। और फिर वो कहता है द पॉइंट ऑन द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। तो फोकस का दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। और एकदम उसके ऊपर जो जमीन पे जगह बनेगी उसको कहा जाएगा एपिसेंटर, राइट। तो इट इज फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स एंड इट इज कॉल्ड एज द फोकस। तो फोकस जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वेव्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। सो वी विल स्टार्ट विद earthquake waves and its instruments in the next class. So if you see, सिस्मोग्राफ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और सिस्मोग्राफ में एक एक पर्टिकुलर पेन जो है एक पर्टिकुलर वेट के साथ एक पर्टिकुलर पेपर के ऊपर घूमता है। वो पेपर आगे रोल होता जाता है, उस पेपर में सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। और जब वो रिकॉर्डिंग हो जाती है तो वैसे तो लाइन ऐसे जारी होती है। जब भी अर्थक्वेक के अंदर बॉडी वेव्स आती हैं, बॉडी वेव्स का मतलब है अर्थ के नीचे जो वेव्स निकल रही हैं वो अर्थ की बॉडी में से निकल रही हैं, तो उनका नाम हो गया बॉडी वेव्स। तो जो सबसे पहले अर्थ में से वेव निकलेगी वो पहली वेव होगी। पहली का मतलब हो गया प्राइमरी वेव, पहली प्राइमरी। तो फर्स्ट वेव जो अर्थ में से निकलती है वो प्राइमरी आती है, ये देखिए आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद उसी जगह पे प्राइमरी वेव का इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी वेव आती है, ये बाद में आ रही है। और उसके बाद जो अर्थ है उसका जो सरफेस है जिसके ऊपर मैं और आप रहते हैं वो हिलने लगता है। अब वो ऐसे हिलता है जैसे एक चादर हिल जाती है, और उस चादर के ऊपर जो बिल्डिंग्स होती हैं वो हिल के गिर जाती हैं अगर वो चादर ज्यादा जोर से हिल जाए। और वो जो होती हैं वो होती हैं आपकी सरफेस वेव। तो तीन वेव्स आई जिसमें से दो थी बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स में सबसे पहली थी प्राइमरी वेव, फिर जो सेकेंड वेव आई उसका नाम था सेकेंडरी वेव, और जो थर्ड वेव आई उसका नाम था सरफेस वेव। तो इन तीनों के आने में कितनी देरी होती है उसके हिसाब से ये पता लग जाता है कि कितनी डीप और कितनी दूर अर्थक्वेक हुआ था। तो इसको साइंटिफिकली कैलकुलेट करके पता लगाया जा सकता है कि कितनी देर और कितनी दूर ये अर्थक्वेक हुआ था। ये पेपर में ये पेपर में आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर वेव हम दिखा देंगे। तो सबसे पहले आती है पी वेव, बाद में आती है सेकेंडरी वेव्स, और थर्ड आती है सरफेस वेव। और पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों की दोनों बॉडी वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे सी। तो आइडेंटिफाई द वेव्स करके क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, राइट। दो तरीके की वेव्स हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स।
है ना। और पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों बॉडी वेव्स हैं, और जो एक और जो है वो है सेकेंडरी वेव्स। तो सॉरी, ये प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव, तीन वेव्स हो गई। और इनमें से एक जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से चली जाती है। और ये देखो यहाँ, गिव मी अ मिनट, यस, ये देखो यहाँ लिखा है, पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, दे ट्रेवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो वो गैसेस में से भी निकल जाती हैं, लिक्विड्स में से भी निकल जाती हैं, सॉलिड में से भी निकल जाती हैं। अब क्योंकि वो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में से निकल जाती हैं, और ऑन दी अदर हैंड जो सरफेस वेव्स हैं वो ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, तो कुछ ऐसा हो जाता है बेटा। तो पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में से चली जाती हैं, तो वो ऐसे 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 चली जाती है नीचे तक। सरफेस वेव्स ऊपर से चली जाती हैं, मगर बीच में से नहीं जाती हैं। इसका मतलब जो बीच का अर्थ है वो लिक्विड का बना हुआ है। ये हमारी बुक का ही फिगर है। तो इससे हमें पता लगता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लिक्विड, एंड ये दोनों की दोनों बॉडी वेव्स हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर जा रही हैं। पी वेव्स प्राइमरी हैं, क्योंकि पी वेव्स प्राइमरी हैं, वो तीनों में से निकल जाती हैं। पहली बनी हुई वेव्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और एस वेव्स क्योंकि सेकेंडरी हैं, तो वो सिर्फ सॉलिड में से ही जा पाती हैं, और सरफेस वेव तो बाहर ही नोटिस की जाती हैं। Now we are trying to understand P waves and S waves and their shadow zone. First thing that we see, that the P waves have a smaller shadow zone. When you have to learn this answer, do not learn it from the place where it is written in the book. Learn it from the figure which is here. And what is this figure showing? ये देखो शेडो जोन छोटा है, तो आप पहले क्या होगा कि पी वेव का शेडो जोन छोटा है, इट इज लाइक अ बैंड। तो आप लिख सकते हैं अपनी बुक में, पी वेव शेडो जोन इज स्मॉल, इट इज लाइक अ बैंड। अब पी वेव्स का शेडो जोन छोटा क्यों है? क्योंकि पी वेव्स ऐसी वेव्स थी जो हमने कल पढ़ा था कि पी वेव्स आर द वेव्स व्हिच कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो क्योंकि वो सबके अंदर से निकल सकती हैं, तो उनका जो शेडो जोन बनता है वो छोटा बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये पी वेव्स लिक्विड्स में से भी निकल सकती हैं, हो सकता है अर्थ का इंटीरियर लिक्विड हो, क्योंकि एस वेव्स तो निकल नहीं पा रही, तो फिर ये टेढ़ी क्यों हो रही हैं, जो आपको मुझसे पूछना चाहिए। तो उसका आंसर आपकी साइंस में आपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा रेज का। जैसे एक ग्लास होता है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप पिंस लगा के करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब वेव्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती हैं, तो उनका बिहेवियर बदलता जाता है। और क्योंकि उनका बिहेवियर बदलता जाता है और वो मरती नहीं है प्री वेव्स, वो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्राइमरी हैं और वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में से जाती हैं, तो वो आराम से इसके अंदर से निकलती हुई, पार होती हुई निकल जाती हैं और पीछे आ जाती हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। और हर अर्थक्वेक के साथ पी वेव्स का जो शेडो है जोन है वो छोटा होगा, और हर अर्थक्वेक जहां पर आएगा उसके हिसाब से वो पी वेव का शेडो जोन बनेगा। जैसे यहां पर अगर अर्थक्वेक आया, तो यहां से वो बनना शुरू होगा। अब उसी अर्थक्वेक का एस वेव जो है, आपको याद होगा सेकेंडरी वेव्स हैं। अगर वो सेकेंडरी वेव्स हैं, तो वो सेकंड आई थी। सेकेंडरी मतलब सेकंड, कितनी इजी है ज्योग्राफी। सेकेंडरी मतलब सेकंड, सेकंड आई, तो सेकंड आई तो उसके अंदर थोड़ी पावर भी कम है, तो क्या होता है, वो आती हैं सिर्फ सॉलिड में से निकल सकती हैं। अब वो सॉलिड में से निकल सकती हैं, तो उनका शेडो जोन
जो पी वेव्स का पहला 105 पे खत्म हो रहा है, ये 105 पे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये लिक्विड में से नहीं निकल सकती तो वो अंदर से निकलेंगी नहीं। किसी भी साइंटिस्ट ने अर्थ के अंदर देखा नहीं है, मगर अर्थक्वेक की वेव से हमें ये समझ में आ गया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है, वो लिक्विड है। सो इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट को लेते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा था, और इसमें हम प्रोपोगेशन ऑफ पी वेव्स और एस वेव्स को हमने स्टडी किया था थोड़ी देर पहले। अगर हम देखें तो पी वेव्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और एस वेव्स जो होती हैं, क्योंकि वो पैरेलल होती हैं तो वो लाइनों की तरह बनी होती हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बना के पी वेव्स को, और गिव मी अ मिनट एंड यस हियर इट इज। अगर पी वेव्स होंगी तो वो ऐसे ऐसे जाएंगी, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, और पास 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 पास, जैसे अभी दूर है तो फिर आगे जाके वो पास पास हो जाएंगे। तो कहीं कहीं पे वो रेयरिफाई हो जाएंगी और कहीं कहीं पर वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क में होता है। तो उनकी जो मूवमेंट है वो हर बार पैरेलल होती है। आप नोटिस करिए यहाँ पर उसमें लिखा है कि वो पैरेलल होती हैं। ऑन द अदर एंड जो एस वेव्स होती हैं उसको भी हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं एस वेव्स जो होती हैं वो कुछ ऐसे चलती हैं जैसे समुद्र की वेव्स, ठीक है। एस वेव्स परपेंडिकुलर हैं टू द वेव डायरेक्शन इन वर्टिकल प्लेन, दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रेस्ट। जो वेव का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं क्रेस्ट, ये होगा क्रेस्ट। और जो वेव का समुद्र में जो वेव आ रही होती है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं ट्रफ, ट्रफ। तो ये आपकी हो गई एस वेव्स। कंपेयर करते हैं इसको, ये हो गई आपकी पी वेव्स। पी वेव्स जो पास पास और दूर दूर रहती हैं, वो पास पास और दूर दूर रहने का मतलब है कंप्रेस हो जाती हैं और रेरेफाई हो जाती हैं। ये जो होती हैं ये फर्स्ट फॉर्म वेव्स हैं। और इन्हीं वेव्स से क्या बनता है, वापस जाइए, ये देखिए आपका शेडो जोन बनता है। शेडो जोन एक का बड़ा बनता है और दूसरे का छोटा बनता है। ये देखिए यहाँ पर आके देखिए, ये शेडो जोन जो है आपको दिख रहा है, ये जो शेडो जोन है ये कैसा बन रहा है, इसका छोटा बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों में से निकल रही थी। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। Types of earthquakes. If we try to see, there are different types of earthquakes that take place. One earthquake that is mentioned in your book is tectonic earthquake. Now, what is tectonic earthquake? Because of movement of the tectonic plates is called as tectonic earthquake. Earth is divided into plates, and those plates move, and because those plates move there is a friction between the plates, and this causes an earthquake. So an earthquake caused because of movements of the plates inside the earth is called as tectonic earthquake. Very well understood. Now the next word is volcanic earthquake. Whenever there is a volcanic eruption that takes place, a lot of liquid material comes out of the earth. Because a lot of liquid material comes out of the earth tries to adjust itself later. And when the earth tries to adjust itself, because liquid has already come out, that means the volcanic material has come out, and it when it comes out, that material is, when it is inside the earth, it is magma, and when it comes out it is called as lava. And so when the earth balances itself and
Then an earthquake comes after volcano, that may be a volcanic earthquake. Now, suppose if there is a area where something collapses, and because that collapse is going to create a lot of vibration, a minor tremor may be created, and that minor tremor is again a cause of earthquake. Then the fourth earthquake, if you see, is talking about earthquakes caused because of scientific explosions which are taking place. You may have heard about nuclear explosions taking place in Pokhran, and if you see, there are some scientists who believe that on that these earthquakes can cause a lot of damages. Like we had a Sir, Hiroshima and Nagasaki. okay. um Hiroshima and Nagasaki, I will not consider it in that way, because let me inform you, dear children, that in Hiroshima and Nagasaki, the bombs exploded up in the air. Because the bomb exploded up in the air, the explosion was caused in the air, and there was no earth which was touched at that point of time. Earth was not touched upon, so it exploded in the air, and uh, the material spread to a great distance, and a lot of heat was created. Why did they explode it in the air? So that maximum damage could be achieved. I'm talking about the fact that there are uh, a lot of laws. Those laws tell us we cannot explode nuclear material for any testing on the surface of the earth, under the sea, or in the sky. During the war, everything is possible, but to test, this cannot be done. So, where do the people test? They test it inside the earth, and that is why Pokhran. Why are all our nuclear uh, tests taking place in Pokhran only? Because that is the place which we have decided. Okay, we will have it underground in Pokhran. So, that is why I will not include that particular earthquake of Hiroshima and Nagasaki, because there was no earthquake as such there. And then it says reservoir induced earthquake. Now, please try to understand what is a reservoir induced earthquake. Many a times, whenever a reservoir, if you see what is a reservoir is a dam. I believe all of you must have picked a bucket of water, because whenever you pick a bucket of water, you also realize that it is very difficult to pick a bucket of water. It is very heavy. Imagine the earth is not made to withstand so much of water, and you have made a dam, made a wall, and made so much of water to be collected, which is much more than what the earth was made for, that particular area. So what happens is, sometime the earth tries to balance itself, and an earthquake occurs. Such an earthquake is called as reservoir induced earthquake. So there are two scales that we have to study. One is Mercalli scale and one is Richter scale. Now, if you see, the Mercalli scale is the effect caused by earthquake. तो ये जो है मर्केली सेल है, जो जितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको देख के वो कहते हैं अगर ऐसा ऐसा हो गया है, तो ये वाला स्केल है, तो इतना हो गया। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है। और जो रिक्टर स्केल है, Richter scale, last time I had shown it to you, where I had shown you that there is a instrument, and that instrument has got a line making pen, and that pen keeps drawing a line over that particular page, or digitally it is being recorded. Just like today, we have got so many digital instruments. Even these Richter scale, etc., have become digital now. Understood? And they are able to record. Just like so, what does it says? Qualified from observation of the effect of earthquake
ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स। तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है मर्केली स्केल में? आप डिस्ट्रक्शन को देखते हो और उसके हिसाब से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ आप कहते हो अच्छा ये इस लेवल का है, किस लेवल का? मर्केली स्केल के 1 to 12 के लेवल में। और रिक्टर स्केल में क्या होता है? जो लाइन कितनी मूव कर रही है, रिक्टर स्केल की लाइन अगर आपको देखनी है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रीलो लाइन नीचे, क्योंकि ये सिस्मोग्राफ में है। तो वो क्या कर रहा है कि फ्रॉम 2 to 10 प्लस नेवर रिकॉर्डेड, कहता है 10 प्लस का अर्थक्वेक आज तक कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। 3 अर्थक्वेक इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन 2 अर्थक्वेक। मतलब एक अर्थक्वेक को एक नंबर से दूसरे नंबर तक आने में 10 गुना की पावर बढ़ जाती है, और नंबर 10 तो आज तक कभी आया ही नहीं है। अब कंसिस्टेंसी को देखें, वेरीज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द एपीसेंटर। एपीसेंटर वो जगह थी जहां अर्थक्वेक होता है जमीन के ऊपर, उससे जितना दूर आप जाते जाओगे डिस्ट्रक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि इफेक्ट कम होता जाएगा। उसी तरीके से कह रहे हैं वेरीज एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एपीसेंटर, बट वन वैल्यू इज गिवन फॉर द अर्थक्वेक एज अ होल। मतलब जो मर्केली स्केल पे जो जगहें पास की होंगी उनको अलग वैल्यू दी जाएगी, और दूर की जगहों को जहां पर कम डिस्ट्रक्शन हुआ उसको अलग वैल्यू दी जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जो रिक्टर स्केल है वो जो एपीसेंटर पे वैल्यू आई है उसी से पूरे स्केल को मेजर करेगा। तो दिस इज अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन विच वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। या तो मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी के हिसाब से दोनों मेजर करते हैं। मैग्नीट्यूड से मेजर करता है रिक्टर स्केल, मतलब मशीन से जो मेजरमेंट हो रही है। मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, और इसकी 0 to 10 होता है। मर्केली स्केल इंटेंसिटी के ऊपर है, ये इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट की थिंकिंग पे है। और इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय इवेंट, एंड इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12, और मर्केली स्केल इज फ्रॉम 0 to 10। Richter scale is dependent on seismograph, and Mercalli scale is dependent on events that have been caused. Now we come to effects of earthquake. ग्राउंड शेक करने लगता है, उसे कहते हैं ग्राउंड शेकिंग। जैसे आप किसी चीज को गेहूं वगैरह को साफ करते हैं, उसी तरीके से जमीन जब हिलती है जोर से तो एक डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाती है। जो चीजें जिस तरीके की बनी होती हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगी, तो जो जब वो आखिर में जाके सेट होंगी तो वो डिफरेंशियली सेट हो जाएंगी। भारी चीजें एक साइड हो जाएंगी, हल्की चीजें एक साइड हो जाएंगी, सॉइल एक साइड हो जाएगी, ये सिस्टम हो जाएगा। लैंड एंड मड स्लाइड। अब जमीन के नीचे लैंड भी में मड भी है और पानी भी है, अब वो उनका जो बैलेंस है वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा। और सॉइल लिक्विडिफाई कैसे हो जाएगी? क्योंकि पानी जो नीचे जा रहा था उसकी जो चैनल्स बनी हुई थी वो टूट जाएंगी। जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर कुछ चैनल्स में जा रहा होता है, और क्योंकि सारी जमीन हिल गई तो सॉइल जो है वो लिक्विडिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ग्राउंड लर्चिंग हो जाएगी, ग्राउंड धंसने के चांसेस हो जाएंगे। और अगर एक माउंटेन होगा तो माउंटेन पे सारे पत्थर पुत्थर नीचे गिरने लगेंगे, स्लोप होगा थोड़ा सा भी तो, क्योंकि जमीन हिली है। और ग्राउंड जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होने लगेगा, एंड फ्लड्स आ सकते हैं, और जो डैम है वो टूट भी सकता है अगर अर्थक्वेक बहुत स्ट्रांग आया और डैम की जगह पे आया है। और जैसे बिजली के तार वगैरह होते हैं वो एक दूसरे से टच हो जाएंगे, जोर से हिलेंगे तो आग लगने के चांसेस हैं। बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, तब मतलब स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तभी कहते हैं कि ऊपर कभी भी घर में कबर्ड के ऊपर कोई चीज़ें ऐसी नहीं रखनी चाहिए जैसे हम रख देते हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग हिलेगी तो कबर्ड पे से सामान नीचे गिर सकता है। और अगर समुंदर के अंदर अर्थक्वेक आए तो सुनामी भी आ सकती है, राइट? देखो सुनामी कब आती है? अगर अर्थ के नीचे समुंदर के अंदर एक
अर्थक्वेक आए। वैसे तो वेव्स आती हैं हमारे पास, मगर अगर अर्थ के नीचे, समुद्र के नीचे एक पर्टिकुलर जगह से आपको एनर्जी रिलीज हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो वो बहुत जोर से एनर्जी को बाहर निकालेगा। और जब वो एनर्जी निकालेगा तो पहली कॉज क्या होगी? पहली कॉज होगी कि वर्टिकल मोशन होगा, यहां से ये धक्का मारेगा ऐसे। दूसरा क्या होगा, ये पानी जो है ना, जब ये ऊपर को खींचेगा यहां पर, तो ये काफी ऊंचा हो जाएगा। उस समय पानी पीछे को रिसीड करेगा, ठीक है। और जब वो रिसीड करेगा और उसके बाद जब ये काफी ऊपर उठ जाएगा, तो उसके बाद ये गिरना शुरू होगा। फिर जब ये वेव आएगी तो बहुत ऊंची 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 आएगी, और जो बिल्डिंग्स हैं उनको वो एकदम उनसे भी ऊंची हाइट में वो वेव आएगी। और जब वो वेव इतनी ऊंची आएगी तो कभी जो जो बिल्डिंग्स हैं वो सब गिर जाएंगी। तो इस तरीके से सुनामी जो है, इट कैन बी अ कॉज, कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक्स। जब भी अर्थक्वेक आता है, एक वेव बननी शुरू हो जाती है। जब वो वेव बनती है तो वो इतनी ऊंची होती है, आप यहां देखो पानी नीचे खिंच रहा है सेकंड स्टेप पे। अब वो जब सेकंड स्टेप में पानी नीचे खिंचना शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, यहां से फिर वो वेव चलती है और वो इधर को आने लगती है, आगे को। पहले वो पानी को खींचती है, फिर जब वो यहां से रिलीज होकर वो आगे को आती है, तब वो जाके कॉज कर देती है। वेव गेट्स बिगर एंड वाटर गेट्स शैलोअर। तो पहले तो वेव बिगर होती चली जाती है और कोने का पानी शैलो होता है, और बाद में जब वो वापस आती है तो बहुत तेज डिस्ट्रक्शन को कॉज कर देती है।